टू बी ऑनेस्ट, अब कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा आना इज वेरी इजी. देयर आर वेरी मच ऑफ स्ट्रीम्स, वेरी मैनी अपॉर्चुनिटीज जो कि अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अब तो मैं कहता हूँ 2 नंबरी की जो है वो चीज रह ही नहीं गई, जगह रह ही नहीं गई. अब तो ना तो कंसल्टेंट आपके साथ प्ले कर सकता है, और ना अब जो बंदा खुद चाहेगा ना मेरे साथ बुरा हो, वो उसके साथ हो सकता है. और डायरेक्ट पीआर के आने की काफी प्रोसेस जो है वो अब इजी हो गया है. इजी इन अ सेंस, देखें, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास अच्छा आइल्स का स्कोर होना चाहिए. कनाडा में पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो 5 या 6 जो है वो स्ट्रीम्स हैं, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रीम, अगर फर्स्ट कर ले, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो मैं क्या करता, मैं देखता कि मेरी स्ट्रीम जो मैं स्टेम में लाई कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन स्टेम में लाई कर रही है, मैं पाकिस्तान में 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता और मैं डायरेक्ट अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करता. तो अगर मैं एक बंदे की बात करूं जो कि स्टूडेंट पर है, अगर वो प्राइवेट रूम नहीं लेता, वो शेयर्ड रूम रह ले एंड वो शेयर्ड ग्रोसरी कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, ही कैन अफोर्ड हिज लिविंग. वो कुछ सेव भी कर सकता है, सेव नहीं भी कर रहा, इट्स ओके, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं जीआईसी के जिससे वो फीस दे सकता है. इस्लामिक स्कूल के ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी करती है. स्टिल उसे कहते हैं ओसैप, OSAP. गवर्नमेंट जो है वो एड प्रोग्राम होता है, उसमें ये होता है कि आप गवर्नमेंट से लोन लेते हो, फिर आप गवर्नमेंट को वापस करते हो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आज का हमारा जो व्लॉग है ये एक पॉडकास्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो लोग कनाडा के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं. और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर और प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैनेडियन इमिग्रेशन. तो उसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है शहरियार भाई ने. शहरियार भाई काफ़ी अरसे से कनाडा के अंदर मुकीम है और उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं इसी टॉपिक के ऊपर. तो लेट्स ब्रिंग इन शहरियार भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम खान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र. और कैसा रहा आपका दिन आज का? दिन इट वाज प्रीटी गुड. जस्ट ऑफिस से आया, सो गया था, फिर अभी आपके साथ बातचीत हो रही है. इसके बाद देखता हूँ कुछ अपने खाने पीने का. जी वेरी नाइस. यहाँ पर तो सब काम आपको पता है, खुद करने पड़ते हैं. जी बिल्कुल सही है. शरीर भी आपको जैसे पता है कि काफ़ी भाई जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं. तो सबसे पहला जो उनके ज़हन में क्वेश्चन आते हैं कि कनाडा के लिए अप्लाई किया जाए, यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो ऑब्वियसली कनाडा के हवाले से मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज आपको तकलीफ देते हैं और आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं इस बारे में. तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताएं थोड़ा. ठीक है जी, मेरा नाम शहरियार मुख्तार है और मैं पाकिस्तान से कनाडा में आया था 2021 में. आई हैव डन बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी. उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. जब भी आप यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, आपको वर्क परमिट मिलता है. राइट नाउ आई एम ऑन अ वर्क परमिट. आप अगर 1 साल की एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप 1 साल से ज्यादा वाली एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. तो राइट नाउ आई एम ऑन अ 3 years ऑफ वर्क परमिट. इसके अलावा पीआर वगैरह की एप्लीकेशन मैंने सबमिटेड कर दी हुई हैं अपनी. अब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कि किस तरह सारी चीज़ें चलती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट. बाकी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी है इमिग्रेशन की तरफ. मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है एंड मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ. मैं नहीं चाहता कि कोई कंसल्टेंट उनसे पैसे ले और उनका काम खराब करे. आई हैड प्रीटी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम माई कंसल्टेंट. दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था. और मैं चाहता था कि जो चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हुई बाकियों के साथ हों. एंड वो जो सारे काम मेरे साथ खराब हुए थे, मैं स्टिल इस दिन तक उनके रिजल्ट जो है वो भुगत रहा हूँ. एंड मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस से और यूट्यूब से और सोशल मीडिया से देखकर अपने काम खुद कर लें. उनको क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल जाएं, उन लोगों को पैसे दे के लोगों पर रिलाई ना करना पड़े. सही. आपके यूट्यूब के चैनल का मैं लिंक लगा दूंगा साथ, ताकि लोग आपके यूट्यूब चैनल को विजिट करके जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से ले लें. उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि जब आप कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था, आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया? देखिए, मैं अगर अपनी सच्ची बात बताऊं तो मेरा कनाडा का बिल्कुल माइंड नहीं था. मेरे पापा ने अपना विजिट वीजा अप्लाई किया था उनका, एंड दैट गॉट रिजेक्टेड एट दैट टाइम. एंड दैट वाज द रीजन. उन्होंने कहा था अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा सही. एंड मैंने भी कह दिया ठीक है. उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं. सो स्टार्ट जो है वो ऐसे हुआ था. मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था यहाँ पर आने का. मुझे कुछ पता नहीं था कनाडा के बारे में. एंड जिस दिन मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया,
फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने सोचा कि हाँ भाई अब क्या करना है, बिकॉज पहले मेरे माइंड में ये था कि मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में एंड आई वाज प्रीटी ओके, लाइक 35-40,000 तब था मंथली इनकम, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. लेकिन फिर जब वीजा अप्रूव हो गया देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड एवरीथिंग. हाँ, बिफोर अगर अप्लाई करने की मैं बात करूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं था, तो मेरा मोस्टली काम जो है वो जो है मतलब कंसल्टेंट नहीं किया, लेकिन मतलब काम खराब जिसे मैं कहूँगा कि वो कर दिया इन अ सेंस कि मतलब पहले इंस्टीट्यूट मुझे चूज नहीं करने दिया गया सही से, फिर मेरा प्रोग्राम जो है वो इस तरह कुछ कुछ रही चीजें जो कि अब इन डेप्थ में जाने का फायदा नहीं है, व्हाट डन इज डन. लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि अब स्टूडेंट्स जब वीजा अप्लाई करें उनको वो देखनी चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, अब कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा आना इज वेरी इजी. देयर आर वेरी मच ऑफ स्ट्रीम्स, वेरी मैनी अपॉर्चुनिटीज जो कि अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स. बात सारी थोड़ी सी रिसर्च की है, अगर वो कर लें तो इट इज़ वेरी इजी टू कम हियर. कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चे माइंड में अगर रखें तो वो यहाँ पर आ सकते हैं. जी, एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हम लोगों को एज एडवाइस ही प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस एंड एनी शेप वे ऑफ फॉर्म. ये हमारे एक ओपिनियन है और हमारी जो नॉलेज है उस हिसाब से हम आप लोगों की गाइडेंस कर सकते हैं. तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है हम वो आपसे बस शेयर कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो आप ये बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से कनाडा के लिए क्या की स्टेप्स होते हैं? देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है, और जब वो आपने डिसाइड कर ली तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आप किस कंट्री से हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं अप्लाई करने के. आप या तो एसडीएस पर अप्लाई करते हैं या नॉन एसडीएस पर. एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस का मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की थोड़ी सी एलिजिबिलिटी में फ़र्क होता है. एसडीएस सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं जो एसडीएस में आती हैं. ऑल दोज कंट्रीज जिनको कनाडा रिस्क कंट्रीज कंसिडर करता है उनके लिए कनाडा ने एसडीएस ओपन किया हुआ है. हर बंदा चूज नहीं कर सकता एसडीएस में अप्लाई करने के लिए. सिर्फ उन कंट्रीज को जिनको कनाडा एज अ रिस्क कंट्री समझता है वो जो है वो एसडीएस में अप्लाई कर सकते हैं. अब एसडीएस और नॉन एसडीएस प्रीटी मच सेम होते हैं, लेकिन एसडीएस में थोड़ा सा काम जो है वो अपफ्रंट होता है. तो दोनों में फीस सेम लगती है. कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि एसडीएस में पैसे ज्यादा लगते हैं. पैसे सेम लगते हैं, बस अपफ्रंट लग रहे हैं एसडीएस में. एसडीएस में आप लोगों को जीआईसी सबमिट करवानी पड़ती है, जो कि पहले मेरे केस में 10,000 समथिंग थी, अब वो 20,200 समथिंग हो गई है. अच्छा. जीआईसी आप लोग पहले सबमिट करवाते हैं, फिर आप लोग अपना सबसे पहले जो आपने काम करना है आपने एसडीएस चूज कर लिया. सेकंड काम आपने जो करना है वो आपने ये करना है, आपने अपनी जो है वो ऑफर लेटर लेना है अपने इंस्टीट्यूट से. तो आप अपने इंस्टीट्यूट की रिसर्च करेंगे आपने किस में अप्लाई करना है. अब यहाँ पर जब अप्लाई करना है आपने तो एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि गो फॉर यूनिवर्सिटी. मैं खुद जो है वो कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर यूनिवर्सिटी. अब इस मेरे केस में ये चीज़ नहीं थी जो अब आ गई है, वो ये आ गई है कि अगर आपने 1 साल का भी मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम कनाडा, यू आर गोइंग टू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट. सही. तो रूल हमेशा से ये रहा है कि अगर आपके पास 1 साल की एजुकेशन है तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा. लेकिन अब अगर वो 1 साल की एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी से है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. और सेकंड चीज जो आपको अब माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि गो फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री. बाय प्रोफेशनल आई मीन डोंट गो फॉर के हाउ टू ग्रो इन एक्सेल और हाउ टू लर्न कुकिंग, या भाई कुलिनरी मैनेजमेंट हो गया या डेटाबेस हो गया. मतलब इस तरह की फील्ड्स में ना आए, अपने रेलिवेंट फील्ड्स में आए. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप उस फील्ड में आए जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हो. जिस तरह मैं आया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में. सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द रिजेक्शन एज वेल. स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ अप्लाई कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग प्रोग्राम. तो उनको प्रोग्राम भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम में अप्लाई करें, क्योंकि देखें जो वीजा ऑफिसर है वो ये चीज देख रहा है, उसने देखनी एप्लीकेशन एज अ स्टडी परमिट. आप देख रहे हैं एज अ पैसा या परमानेंट रेजिडेंसी, लेकिन चेक करने वाला देख रहा है उसको एज अ स्टडी. तो वो ये देखता है कि भाई उसकी रेलिवेंसी किस तरह की है. अब आपने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो और आप आगे कोई मॉड्यूल आप अप्लाई कर दें कुकिंग में, तो दैट डजंट मेक सेंस टू देम, राइट? तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उसको. तो ये दूसरी चीज होगी, आपने अपना ऑफर लेटर लेना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से. उसके बाद आपने उस ऑफर लेटर का ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो डीएलआई रजिस्टर्ड हो. डीएलआई रजिस्टर्ड का मतलब होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. तो अगर तो इंस्टीट्यूट डीएलआई रजिस्टर्ड होगा, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द वर्क परमिट. जी. अगर आपके पास डीएलआई इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. तो क्या फायदा आपके इतने पैसे खर्चने का अगर आपने पढ़ना है और फिर वापस चले जाना है. आपको काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है या परमिट होने का टाइम नहीं मिल रहा. तो उसके बाद जब आपने ये भी कर लिया तो अब इन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट डाल दी, उसे कहते हैं PAL,
तो ये एक अटेस्टेशन लेटर होता है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जी जो कि आपको प्रोविंस से लेना पड़ता है। अब पहले नहीं थी ये रिक्वायरमेंट, लेकिन अब ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा कि DLI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जब आप लोग ऑफर लेटर ले लेंगे, फिर आपको आप उस कॉलेज के थ्रू ही उस प्रोविंस का PAL लेना होगा। वो प्रोविंस ही वेरीफाई करेगा, हाँ ये कॉलेज DLI रजिस्टर्ड है और आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम आपको वर्क परमिट देंगे। सही ये चीज PAL पैल में लिखी होगी। अगर आपको पैल नहीं मिल रहा तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूट सही नहीं है, एंड यू हैव टू चेंज दैट इंस्टीट्यूट। पहले बच्चों को पता नहीं लगता था, उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, वो यहाँ पर आते थे एंड देन दे रियलाइज ओके हमारा तो इंस्टीट्यूट DLI रजिस्टर्ड नहीं है या ऑफर लेटर फेक है। लेकिन अब कनाडा इज वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, तो अब आपको जो है वो पैल अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है यू आर गुड टू गो। वो पैल आप अपने स्टडी उसमें अपने वीजा फाइल में लगाएंगे। तो ये काम भी आपका हो गया। SGS नॉन SGS सेलेक्ट आपने कर लिया, आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लिया, आपने अपना प्रोविंस से PAL पैल ले लिया। उसके बाद अगर आप SGS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो है वो अप्लाई कर देना है GIC के लिए। तो GIC जब आपने बैंक में जमा करवानी है, GIC का मतलब होता है ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो इसमें आप थोड़े से पैसे अपफ्रंट जमा करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस है जी 10,000 कैनेडियन डॉलर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जो भी आप करेंगे तो जितनी मर्जी आपकी फीस हो या जितनी मर्जी आपके एक्सपेंसेस हो, आपको जो है वो GIC जमा करवानी पड़ती है SGS में। तो GIC जो है वो एक श्योरिटी बॉन्ड की तरह होता है। वो कनेडियन गवर्नमेंट को ये बताता है कि हाँ अगर मुझे वीजा मिल गया या ना भी मिला तो मैं ये पैसे जमा करा रहा हूँ तो मैं वाकई पढ़ने आ रहा हूँ, ये मेरे पास फंड्स है, मैं आके आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनूंगा, मेरे पास अपने खर्चे उठाने के पैसे हैं, और ये उसका प्रूफ है, वो GIC। तो जब आप GIC पे अप्लाई कर देंगे तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपने कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो अपना वीजा फाइल कर देना है बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 or 4 थिंग्स। फिर आप वीजा अप्लाई कर देंगे और हर कंट्री वेरी करती है उसकी टाइमिंग्स, वीजा प्रोसेसिंग की टाइमिंग्स। तो वो फिर आपको जो है वो डिसीजन आ जाएगा हाँ या ना में। जब आपको हाँ हो जाती है फिर आप जाएंगे। ये जो बता रहे हैं JIC का, तो JIC ये हमेशा 20,000 होती है या डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स और आपकी फीस के हिसाब से होता है? नहीं, ये गवर्नमेंट की फिक्स होती है और ये GIC है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो ये बैंक में पैसे आप बेसिकली जमा करवाते हैं। अगर किसी को जर्मनी का प्रोसेस का पता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जिसमें हम कहते हैं पैसे फिक्स करवाना। तो ये बेसिकली आप पैसे फिक्स करवा रहे हैं यहाँ बैंक में, और ये पैसे आपको जब आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको मिलते भी रहते हैं। मेरे केस में जब मैंने अप्लाई किया था 10,200 थी और अब ये हो गई है $20,263। तो ये फिक्स है हर एक के लिए। मतलब आप 2 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बंदों के लिए डिफरेंट होगी, मतलब 2263 वन के लिए और 2263 दूसरे के लिए। और उसके अलावा जो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वीजा रेशियोज के ऊपर कोई फर्क है या उसमें सेम ही है? देखें, ये एक ऐसी डिबेट है जो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर मी फर्क पड़ता है। देखें, आप पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, यू हैव डन सिविल इंजीनियरिंग जो कि एक अच्छी फील्ड है, यहाँ पर स्किल ट्रेड्स में आती है ये, और स्टेम में भी आती है यहाँ पर। और अब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कॉलेज में, तो वीजा ऑफिसर के माइंड में ये चीज होती है कि यार ऐसी क्या मजबूरी होगी कि ये बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी को पढ़ के आया है लेकिन अब कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, डाउनग्रेड जा रहा है। जी बिल्कुल, डाउनग्रेड जा रहा है। तो उनके माइंड में ये चीज आती है कि या तो ये PR के लिए कर रहा है या ये पैसों के लिए कर रहा है या ये यहाँ पर आकर रिफ्यूजी क्लेम करेगा। तो ये 3 चीजें उसके माइंड में आती हैं। हाँ, अगर आप बाकी चीजों से आप कंपनसेट कर देते हैं इस फैक्टर को तो बात अलग हो जाती है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप ये करते हैं कि आप कॉलेज में आ रहे हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का देयर इज नो कंपैरिजन। यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज 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 बेटर इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ वीजा रेशियो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, I have attended few convocations of my friends from university and believe me they were like really good। और मैं अगर अपनी convocation उनसे compare करूँ that was nothing at all। जी, तो मैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी के हक में जाऊंगा। और डिफरेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उनका भी आपस में बड़ा अच्छा कंपैरिजन है। तो वीजा रेशियो जो है वो आप मतलब वीजा कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फील्ड रेलिवेंसी एज वेल। इसमें सिर्फ सिर्फ कॉलेज ही मैटर नहीं करता, एक बंदा है उसकी फील्ड भी रेलिवेंट है और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहा है, उसकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है और उसका पर्पस भी है, उसने अपनी अपनी टाइज भी दिखा दी हैं कि भाई मैं वापस आऊंगा, सारे काम उसने कर लिए, तो फिर तो उसको वीजा मिलना चाहिए। इसके बावजूद अगर उसकी रिजेक्शन हो जाती है तो देयर इज वन थिंग वी कॉल इट एज GCMS नोट्स। आप वो अप्लाई करते हैं और उसमें आपकी रिजेक्शन की रीजन लिखी हुई होती है। आई हैव नोन सम पीपल उनके 3-3, 4-4 बार रिजेक्शन आई हुई है, बट दे डू इज उनको रिजेक्शन आती है दोबारा अप्लाई कर देते हैं। तो आप जब तक वो चीज जिसकी वजह से रिजेक्शन आ रही है आप ठीक नहीं कर रहे तो आपकी तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। एग्जैक्टली। तो आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि आप GCMS नोट्स अप्लाई करें। GCMS नोट्स जो होते हैं वो $10 या $15 में अप्लाई हो जाते हैं सिर्फ। कोई भी आपके बिहाफ पर कर सकता है, इवन जो एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है वो आपके बिहाफ पर, किसी भी कंट्री वाले के बिहाफ पर अप्लाई कर देता है, उसमें सारी रीजन लिखी हुई होती है कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ। सही।
तो वो आप रीजन ठीक करें एंड दोबारा अप्लाई करें। और इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कनाडा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका रिजेक्ट हो जाए तो गो फॉर अप्लाई, दोबारा कर दें। इसका मतलब है कि आप में कोई चीज थी जो गलत थी, जी जो उसको हमने सही फिक्र करें, दोबारा अप्लाई कर दें, सिंपल। बिल्कुल। तो आप पीएएल का जो बता रहे हैं आप, अगर आप वैसे ही यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, जिसके अंदर वो पीएएल का इशू आपके साथ आ जाते हैं, तो आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, कॉलेज चेंज नहीं कर सकते वहाँ से? कॉलेज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो टाइम आपने गुजारा है वो आपका जाया हो गया। अब फॉर सही। एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ये दूं कि एक बच्चा जो यहाँ पर आ गया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया और 1 महीने बाद उसको पता लग रहा है उसका डीएलए इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, या जो भी मसला कोई भी उसका हो गया, अब उसने कॉलेज चेंज करना है, तो 100% तो फीस उसको वापस नहीं ना होगी उस सेमेस्टर की। नहीं, 6 महीने हर तो करवाना है। यूनिवर्सिटी की और हर कॉलेज की सेमेस्टर फीस की एक पॉलिसी होती है कि भाई इतने टाइम के बाद करोगे तो 80% रिफंड होगा, इतने टाइम के बाद करोगे तो 60% रिफंड होगा, इतने टाइम के बाद करोगे तो 70% होगा। अब एक बच्चा जिसको पाकिस्तान से ये सारी चीजें को पता नहीं लगा, अब यहाँ पर आकर जब वो इंस्टीट्यूट चेंज करेगा तो आपको लगता है वो खुद करेगा? उसको कोई लॉयर करना पड़ेगा, कोई कंसल्टेंट करना पड़ेगा, उनकी फीस वो अलग देगा। और बिल्कुल ऑन अ सही। स्टूडेंट वीजा यू आर ओनली अर्निंग एज अ 20 आवर्स अलाउ होते हैं आपको सिर्फ। तो 20 आवर्स में आप कितना कमाएंगे? और जो आप पाकिस्तान से लेके आए अगर आप वो इन्हीं कामों में खर्च देंगे तो मतलब आपने तो टाइम भी वेस्ट किया और पैसे भी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी डिसीजन लें उस पर फर्म रहें, पाकिस्तान से सारे काम करके आए। अब तो मैं कहता हूँ 2 नंबरी की जो है वो चीज रह ही नहीं गई, जगह रह ही नहीं गई। अब तो ना तो कंसल्टेंट आपके साथ प्ले कर सकता है और ना अब जो बंदा खुद चाहेगा ना मेरे साथ बुरा हो वो उसके साथ हो सकता है। ये बिल्कुल तो कनेडियन गवर्नमेंट अब बहुत जो मतलब टफ हो गई है, टफ इन सेंस मतलब बहुत हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, सही। इंस्टीट्यूट चूज करने में भी एंड वीजा मिलने में भी और सारे काम में भी। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि लिमिटेड आवर्स अलाउ होते हैं ना जॉब के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही होते हैं। तो सही है। वहाँ पर आपको लोग उस लिमिटेड आवर्स से ज़्यादा भी काम करते हैं लोग, या उससे स्टिक रहते डेफिनेटली करते हैं, और ये सारे काम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं और हम करते हैं, बीइंग अ देसी मोस्टली करते हैं। हैं? बाकी कंट्रीज के जो हैं ये मतलब अगर एग्जांपल ले लूं, मैं वियतनाम का कह दूं या चाइना के कह दूं, ये लोगों को कह दूं, आई हैव नेवर सीन देम डूइंग दिस थिंग। मतलब आई डू हैव सम ऑफ द फ्रेंड्स, तो वो नहीं करते। हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, हम जो बीइंग अ देसी हैं हम करते हैं ये काम। जी और अगर आप पकड़े जाते हैं तो मतलब सीधा आपको जो है वो डिपोर्ट है। बिल्कुल। और मतलब एक बंदा जो ऐसे डिपोर्ट होता है वो फिर 5 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब उसने अपनी जिंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए हैं। सही। तो देखें 20 घंटे जहां पर आप कर रहे हैं तो 20 के बजाय अगर आप 24 करते हैं, आपने 4 घंटे सिर्फ ऊपर किए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप खुदा ना खास्ता पकड़े गए तो आपके पास 5 साल का बैन। तो सिर्फ एम्प्लॉयर। ये ऊपर आवर्स नहीं करने का मसला, एक और मसला ये भी है यहाँ पर लोग कैश पे भी काम करते हैं। अच्छा कैश बिल्कुल। का मतलब है कि आप गवर्नमेंट को बता नहीं रहे एंड यू आर डूइंग अ जॉब। फर्स्ट कर लें 20 घंटे में अपने सिन पर कर रहा हूँ, यहाँ पर सिन होता है, सिन का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जी इसके थ्रू सारा रिकॉर्ड जाता है गवर्नमेंट को कि कौन कितने आवर्स कर रहा है। सही। तो जब वो सारा रिकॉर्ड उनको जाता है और उसके ऊपर आपने अलग पैसे भी आप कमा रहे हैं कैश पे, तो अगर आप कैश पे भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर भी बहुत ज्यादा मसले हैं। तो मैं कहूंगा देखें जब तक आपका स्टेटस, कभी भी ऐसे काम करने नहीं चाहिए, लेकिन एज लॉन्ग एज आपका अपना स्टेटस ही कंफर्म नहीं है तो इस तरह के काम तो आप कभी भी ना करें, बिल्कुल। रिस्क ना लें। ओके। अच्छा, आपने इसके ऊपर पहले ही टच कर दिया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मेनली एसेंशली उसको अगर समराइज करें तो बेसिकली आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उस कोर्स के अंदर आ रहे हैं जो आपकी करंट स्टडी से रिलेवेंट हो, जो भी आपने पढ़ा है बिल्कुल उसके साथ रिलेवेंट हो। और अगर आप फर्दर स्टडी के लिए आ रहे हैं तो उससे लेवल अप और लेवल डाउन ना हो। अगर लेट से आपने पाकिस्तान में एफ.ए. किया हुआ है तो आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, एंड बिल्कुल। देन उसी तरह उसके अलावा कोई इस तरह की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो हमने इसके mention अलावा ना जो की है हो? वो ये देखें आप, हाँ इसके अलावा ये है कि आप ये देखें कि अगर फर्स्ट कर लें आपकी एजुकेशन में कोई गैप है, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हुए हैं इन 2021 फ्रॉम योर बैचलर्स और अब आप मास्टर्स अप्लाई कर रहे हैं 2024 में, जी तो जो बीच में जो टाइम है आप उसको कवर करें। आप अपनी एप्लीकेशन में, अपनी एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो टाइम का बताएं कि आपने वो कहाँ पर स्पेंड किया। आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने जॉब की, आप बेस्ट स्टेप्स लगा सकते हैं जॉब के। आप कह सकते हैं आपने वॉलंटियरली काम किया, आप कह सकते हैं आपने आइल्स की प्रिपरेशन की, आप कह सकते हैं मतलब जो भी आपने किया कुछ तो जॉब किया किया होगा ना आपने। जी, ठीक। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप उनको ये बताएं कि भाई मैंने सर्टिफिकेशंस की, या आप उनको आप ये बताएं कि भाई मैंने रिसर्च की अपनी कनाडा अप्लाई करने के लिए, मैंने जी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया। तो एक तो ये कि आप ये वाला गैप कवर करें आप। सही। सेकंड काम आप ये करें जब आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी अपनी एलिजिबिलिटी भी होती है, जी हर कॉलेज की अपनी अलग एलिजिबिलिटी भी होती है, वो भी चेक करें। अब एलिजिबिलिटी उनकी 60% मार्क्स की है और आपके मार्क्स की जब 40% है और आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं और $150 to $50 तक आप लोग दे रहे हैं ऑफर लेटर के लिए,
और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3-4-5 महीनों के बाद रिजेक्शन आ जाती है, तो मतलब आपका फॉल्ट है, उनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दे हैव मेंशन एवरीथिंग ऑन देयर साइड कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी ये है। जी उसके बावजूद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं $250-300 आप खराब कर रहे हैं, अपने टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो ये चीज भी आप मेक श्योर करें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनकी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हो। और इस तरह के कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने एक इफ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एफए या एफएससी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आपका इरादा ये है कि आपने बैचलर्स के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, कनाडा आना है आपने, तो कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, या किसी चीज़ की किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो रिसर्च करना शुरू कर दें? रिसर्च तो ये सबसे पहले जो आपने रिसर्च करनी है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट उस पर करनी है, इंस्टीट्यूट्स पर करनी है कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके चाहिए। सेकंड चीज, आपको जब आपको पता है कि आपने बाहर जाना, तो आप आइल्स की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ग्रेजुएट होने के बाद 6 महीने 8 महीने आइल्स पे लगाने का फायदा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में है उसकी इंग्लिश इतनी तो होगी कि उसको सिर्फ उसको पॉलिश करने की जरूरत है, एग्जैक्टली। जीरो से तो वो कोई भी नहीं सीखेगा। और थर्ड काम जो आपने करना है वो ये करना है, आप अपनी डिग्रीज जो है वो टेस्ट करवा लें। फर्स्ट कर लें, अगर आप लोग जो हैं वो मास्टर्स कर रहे हैं और आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज तो आपके पास है ना, तो वो आप अटेस्ट करवाएं तब तक। और आप लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या आपके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या अगर आप खुद मैरिड हैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उनकी ट्रांसलेशन वगैरह आप लोग करवा लें इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब बाद में भी आपको करवानी ही पड़ेंगी, तो पहले अगर आप लोग कर लें तो अल्टीमेटली आप लोग अपना टाइम सेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिग्रीज की अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। और एक चीज जो मुझे नहीं पता थी वो थी ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब यहाँ पर तो ड्राइविंग इज वेरी कंपल्सरी। एग्जैक्टली। तो आप लोग ड्राइविंग करें, पाकिस्तान में ड्राइविंग सीखें। अगर यहाँ पर मैंने कभी जिंदगी में कभी ड्राइव नहीं की थी, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई ड्रोव ओवर हियर इन कनाडा, आज से 2 साल पहले। तो मैंने जब ड्राइविंग लेसन लिए थे, मैंने तकरीबन कोई 6 या 7 लेसन लिए थे, एंड आई लिटरली पेड लाइक $35 to $40 पर आवर। तो 30 to 40 आवर्स आपने यहाँ पर देने से अच्छा नहीं है पाकिस्तान में आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अगर मेरे घर में अब गाड़ी नहीं थी, दैट्स द ओनली रीजन मुझे जो है वो ज्वाइन करना पड़ा इंस्टीट्यूट। अगर आपके घर में है तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वहां पर ले लें आप लोग, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं इंटरनेशनल वाला विद एक्सपीरियंस, और वो भी अपना साथ लेकर आए विद ट्रांसलेशन। अच्छा, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। आइल्स के हवाले से बैचलर्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल? और बेसिकली मिनिमम जो है वो एसडीएस में जो होता है, देखें द मोर द बेटर। जितने आपके अच्छे बैंड्स होंगे उतना आपको थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, आपको ऑफर लेटर मिलने में भी एंड आपके वीजा मिलने में भी। अब देखें, मैं आपको हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हर बंदा फुलफिल करता है। जो चीज आप में और दूसरे कैंडिडेट्स में फर्क करेगी वो होती है ऑप्शनल चीजें। अगर एक बंदे के पास 3 साल का गैप है और आपके पास भी 3 साल का गैप है, उसका बैचलर आपका बैचलर भी सेम है, उसने भी उतनी बैंक स्टेटमेंट लगाई, उसने भी उतनी जीएसटी सबमिट कराई, सारी चीजें आप दोनों ने फुलफिल की, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको मेंशन कर दिया कि उन 3 सालों में आपने काम किया है उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। आपके नंबर बढ़ गए ऑफिसर की नजर में। तो दीज आर द थिंग्स आपको करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट द वीजा। वीजा इज नॉट समथिंग कि बस आपने एजुकेशन कर ली तो दैट्स ऑल फॉर यू, नो। जितना आप उसको एनहेंस करेंगे उतने ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन दोबारा भी अगर आपने अप्लाई करना है तो टाइम भी तो आपका वेस्ट हुआ ना, 1 साल का या 6 महीने, पैसे भी तो आपके एप्लीकेशन के ज़ाया हुए ना। अपनी $280 है एप्लीकेशन अप्लाई करने के, तो वो पैसे भी तो आपके ज़ाया हुए ना। तो आइल्स में अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 6 से नीचे चाहिए होता है। ये एसडीएस की रिक्वायरमेंट, नॉन एसडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत ही गंदा स्कोर है, 5.5 है, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का है, तो आई वुड रिकमेंड दोबारा आइल्स कर लें जी, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका स्कोर जो आपको मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड स्कोर है, अगर वो स्कोर नहीं कर सकते तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है एली कोर्स। एक कोर्स होता है, एडिशनल कोर्स होता है, जो मेरे ख्याल से 10-12 वीक्स का होता है, उसके $3,000-3,500 फीस होती है। तो वो साथ लगा के आपकी डिग्री स्टार्ट होने से पहले तो आप दोनों चीजें वो साथ कर सकते हैं। तो वहाँ कोई ऑप्शन है इस तरह की? यहाँ पर ऑप्शन है, जब आप ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते हैं। उस लेटर में आप ये लिखते हैं कि भाई हमारा जो मीडियम है यहाँ पर बोलने का वो इंग्लिश है, तो आप मुझे ऑफर लेटर दें। तो वो लेटर तो है यहाँ पर सिर्फ ऑफर लेटर तक काम आता है। उसके अलावा यहाँ पर जब आपने स्टडी परमिट अप्लाई करना है, मतलब जब आपने वीजा फाइल करना है, तब आपको ओरिजिनल आइल्स ही चाहिए। या 3-4 टेस्ट और भी हैं, सेल्फ हो गया, टेफ तो सॉरी मेरे ख्याल में उसका होता है, फ्रेंच का होता है। 3-4 टेस्ट और भी हैं। तो ये टेस्ट अगर आपके पास इनके रिजल्ट्स हैं तो आइल्स तो मतलब आपका गुजारा यहाँ पर हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो भी टेस्ट आप चूज कर रहे हैं, आपने बाद में इमिग्रेशन के लिए भी वो टेस्ट देना है। एग्जैक्टली। तो वो टेस्ट चूज करें आप जो पहले आपने दिया हुआ है और या जो आपने आगे देना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी इमिग्रेशन की फाइल लगाई हुई है,
तो जब भी आप इमिग्रेशन की फाइल लगाते हैं यू हैव टू आप देते हैं जी आइल्स जनरल। जी जब स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं आप देते हैं आइल्स एकेडमिक। academic, तो अब देखें फर्स्ट करें, पहले मैं सेल्फ पिक करके आता और यहाँ पर मैं आइल्स जनरल देता तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन अब मैंने आइल्स जनरल आइल्स एकेडमिक दिया हुआ था तो मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था और वो नॉलेज मैंने यूज किया, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई वाज एबल टू गेट 8 आउट ऑफ 9, जो कि एक अच्छा स्कोर कंसीडर होता है। एंड द मोर स्कोर आपके पास जितना होगा उतना आपका सीआरएस स्कोर ज्यादा होगा। सीआरएस का मतलब है यहाँ पर जो पीआर के पॉइंट्स जो कैलकुलेट होते जी हैं। बिल्कुल। जी, या तो जितना आपका स्कोर ज्यादा उतना आपके ब्राइट चांसेस। इस तो ऑस्ट्रेलिया में आप जनरल या एकेडमिक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दैट्स अ थोड़ा गुड सा। थिंग देन। हाँ जी एग्जैक्टली। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का आपने मेंशन किया, ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर फ्रेश हो तभी चल सकते हैं या नीड्स टू बी सर्टेन? नहीं, फ्रेश जो है वो आपको सिर्फ तभी हेल्प करेगा कि आपको यहाँ पर लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। एक दो लाइसेंस तो मैं कहूंगा हर एक को लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है, मतलब दूसरे साइड पर है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक दो लाइसेंस तो आपको लेने पड़ेंगे अपना हाथ सीधा करने के लिए, लेकिन मेरी तरह उतने लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे कि अगर आप बिल्कुल ही नाइव हैं, आपने कभी ड्राइव ही नहीं किया, जी तो फिर तो आपको उतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेश हैं तो ये चीज तब तक हेल्प कर रही है आपकी कि आपको लाइसेंस इतने नहीं लेने पड़ रहे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये लोग आपको एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे। और जब ये एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, G1, G2 एंड फुल लाइसेंस जिसे कहते हैं जी। तो फुल लाइसेंस मुझे लेते लेते 2 साल लग गए ऑलमोस्ट जी, सही, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम G1। बिल्कुल G1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, G2 उसके बाद होता है। G1 के बाद आप G2 देते हैं, G2 के बाद यू हैव टू वेट अ होल ईयर इन ऑर्डर टू गेट जी। जी तो जिसके पास वो वाला एक्सपीरियंस होता है 3 साल का या 5 साल का या जितना भी ज्यादा होगा एक्सपीरियंस, एक जहां तक मुझे पता लगा है 1 साल या 2 साल का काउंट नहीं होता, मिनिमम 3 साल का काउंट होता है एग्जैक्टली एज फॉर माई नॉलेज। जी तो 3 साल का जब आपके पास है या उसके ऊपर है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना G2 की वो खत्म हो जाती है। सही तो आप G1 देते हैं एंड विदाउट इवन वेटिंग अ होल और 2 ईयर्स आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जी देते हैं और आपके पास फुल लाइसेंस आ गया है। अब आप आए हैं 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास फुल लाइसेंस आ गया है। बिल्कुल तो जब आपके पास फुल लाइसेंस है आपकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस जो है गाड़ी की कम होती है। अब मैंने 1 साल गाड़ी ड्राइव की है G2 पर, मतलब जो सेकंड वाला स्टेज वाला होता है, एंड आई वाज पेइंग $430 फॉर इंश्योरेंस। हाँ और अब मैं इंश्योरेंस ऑलमोस्ट की 200 तक पे कर रहा हूँ। तो ये लेकिन $200 का एक मंथ में फर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। जी। तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन सेव योर मनी एंड टाइम एज वेल। उसके अलावा अगर आपका G1 पे है या G2 पे है अदर, तो आप कमर्शियल G1 पे आप चला सकते G1 हैं पे उबर वगैरह? नहीं, उबर आपको चलाने के लिए फुल चाहिए जी। फुल चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी उबर हो गया, पैसेंजर ड्राइव हो गया, जो भी है ना उसके लिए आपको फुल लाइसेंस चाहिए। जी यहाँ पर मेलबर्न विक्टोरिया में आपको 3 साल मिनिमम ओवरसीज लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर आपके पास वेरीफाइड 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आपको डायरेक्ट फुल मिलता है। यहाँ पे भी सही है। अदरवाइज यहाँ पर होते हैं रेड पी और ग्रीन पी, या जिसे कहते हैं प्रोबेशनरी। तो वो दोनों प्रोबेशनरी लाइसेंस आपके जब खत्म होते हैं 2 साल के बाद आपको फुल मिलते हैं। सही तो सही। यहाँ पे भी ऐसा यहाँ पर तो मतलब जी जो है ये सिर्फ जो है वो उनके लिए है, मतलब गाड़ी वगैरह के लिए। अगर आपने बाइक चलानी तो उसके लिए अलग है, और यहाँ पे अगर भी आपने ऐसे ही है। ट्रेलर या बस वगैरह चलाने हैं तो उसके लिए भी अलग है। बिल्कुल पाकिस्तान यहाँ में पे तो वो एक ही कार्ड होता है, उसके ऊपर भी। जीप भी बनी हुई होती है, बाइक भी बनी हुई होती है, गाड़ी भी बनी हुई होती है। हाँ यहाँ जी पर वो सीन नहीं है। यहाँ पे बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेलबर्न विक्टोरिया का, कि यहाँ पर आपका फायर आर्म लाइसेंस बनाना इज मोर इजियर देन गेटिंग योर मोटर बाइक लाइसेंस। मोटर बाइक यहाँ पर भी लाइसेंस बाइक वाला थोड़ा टफ है। हाँ बड़ा एक तो मुश्किल है और दूसरा महंगा भी है यहाँ पर हम्म, बाइक का लाइसेंस लेना। यहाँ पर भी ना बाइक का महंगा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं गाड़ी के ले लें, क्योंकि बाइक यहाँ पर सिर्फ 3-4 महीने चलानी होती है। लेकिन फिर वो बात है जिनके पास शौक है, जिनके पास गाड़ी है, वो तो मतलब करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जब आपका वीज़ा आ जाता है और आप कनाडा पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब आपका वीज़ा आ गया आप कनाडा के लिए जा रहे हैं, तो आप अकोमोडेशन वगैरह का कैसे खुद अरेंज करते हैं अगर आपको कोई जाने वाला कोई भी नहीं है? और उसके लेकिन अगर अलावा तो कोई जाने वाला, जी जी, जी उसके अलावा अगर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आप कनाडा में, तो उसके यूनिवर्सिटी के थ्रू या कॉलेज के थ्रू आपके पास कोई रिसोर्सेज या कोई हेल्प अवेलेबल होती है? देखिए यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज बनी हुई हैं। फेसबुक पर भी डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। अगर मैं सिर्फ कनाडा की बात करूँ तो PSA के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पर। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, अपने क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप एनोनिमसली भी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि आप बताते हैं कि भाई मेरा इंटेक ये है, तो कोई और पाकिस्तान से इस इंटेक में जा रहा है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे केस में जब मैंने मेरे एक्सेप्टेंस आ गई थी तो मैंने उस ग्रुप में पोस्ट किया था और मैंने पूछा था कि भाई मेरा ये जो है वो क्लास है, ये कॉलेज है,
तो कोई और आप में से वहां पर है कि नहीं। तो एक लड़की मुझे मिली, उस लड़की ने फिर एक क्लास का ग्रुप बनाया और हम सारे स्टूडेंट जो है, इवन क्लास स्टार्ट होने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। कनेक्ट हो गए, भाई फेस सही, नहीं देखा हुआ था, मतलब लेकिन बातचीत हो गई थी। तो नाइस, एक रीजन तो ये है कि आप जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आप अपना कनेक्शन इस तरह बना सकते हैं, पहली चीज। सही, दूसरी बात, जहां तक रही अकोमोडेशन की बात, तो अकोमोडेशन के काफी स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ यहाँ पर। पाकिस्तान से वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं लोगों को यहाँ पर, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ तो उनको वो जगह नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो वो उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो उनको पिक्चर या वीडियो में दिखाई गई थी। तो पहला तो मैं ये प्रेफर करूंगा, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार दोस्त वगैरह है, इनिशियल कुछ दिन आप उनके साथ रह लें, और उसके बाद जो है वो आप अपना यहाँ पर रह कर अपनी सर्च करें जी, अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। जी, सेकंड काम आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उसको कुछ दिनों के लिए तो रख सकता हूँ, उसके बाद मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ और हम दोनों मिलकर जगह देख सकते हैं। या अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं उसके आने से पहले उसकी लोकेशन देख सकता हूँ और उसके लिए सारा काम कर सकता हूँ, और वो आए और वो वहाँ पर रह ले। सही, अगर कोई दोस्त नहीं आपका, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप इनिशियली सिर्फ अपनी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में भी कुछ अरसा रह सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब आप इनिशियली जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक अपनी पहले मेंशन भी किया था कि आपने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में आने के अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, और वो कितना इजी है अगर आप ओवरसीज से डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी पे आ रहे हैं कनाडा में। तो इसके हवाले में हमें हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में हैं तो आपके लिए पीआर के पाथवेज कितने आसान हो जाते हैं, या उसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है? देखिए बेटर ऑप्शन, देखिए मैं डे वन से लोगों को यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पीआर लैंड करते हैं देन दैट इज बेस्ट अमंग ऑल अदर ऑप्शंस। देखिए आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हैं, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई केम एज ए स्टूडेंट, अब मैं वर्क परमिट पर हूँ, उसके बाद पीआर होऊंगा, उसके बाद सिटीजन होऊंगा। तो आई हैव लाइक 4 और 5 स्टेजेस। लेकिन एक तो बंदा जो है पीआर लैंड कर रहा है वो पहले से ही मेरे से 3 या 4 स्टेजेस आगे है, जी, तो वो मेरे से 4 5 6 साल आगे निकल गया, पहली बात। और डायरेक्ट पीआर के आने की काफी प्रोसेस का जो है वो अब इजी हो गया है। इजी इन अ सेंस, देखें आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास अच्छा आइल्स का स्कोर होना चाहिए। सही, दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको चाहिए पीआर डायरेक्ट अप्लाई करने की। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ऐसे इंडिविजुअल की जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है और उसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अब वो वर्क एक्सपीरियंस उसका है किसी स्पेसिफिक प्रायोरिटी स्ट्रीम में। कनाडा में पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो 5 या 6 जो है वो स्ट्रीम्स हैं, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रीम्स इज फ्रेंच स्ट्रीम, अदर स्ट्रीम इज स्टेम स्ट्रीम, एक और स्ट्रीम उसे हम कहते हैं स्किल्ड ट्रेड स्ट्रीम, एक और स्ट्रीम उसे हम कहते हैं हेल्थ केयर स्ट्रीम। तो दीज आर द स्ट्रीम्स जो कि इजीली उनकी अपनी ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज उनकी साइट पर जाएं और वो प्रोफेशंस देखें वो कौन से हैं। कोई भी एक प्रोफेशन पकड़ लें, उसके पास ड्रॉज देख लें कि उनका स्कोर क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो ड्रॉ आप अचीव कर सकते हैं, वो फील्ड को पकड़ें जो भी आपकी रेलिवेंसी से है। मैं अगर अपनी बात करूं, आई फॉल इन स्टेम, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू, अगर फर्स्ट कर ले मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो मैं क्या करता, मैं देखता कि मेरी स्ट्रीम जो मैं स्टेम में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन स्टेम में अप्लाई कर रही है, मैं पाकिस्तान में 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता और मैं डायरेक्ट अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करता। अब अगर जर्नल ड्रॉ की बात करूं तो जर्नल का स्कोर इज वेरी हाई, दैट इज ऑलमोस्ट 506 और 9 स्कोर चल रहा है आजकल। अच्छा, एक वो बंदा जो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करे, स्टडी परमिट पर आया, मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सारी चीजें मैं आइडिया लेके चलता हूँ और मैं आपको स्कोर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ इज 509 दीज डेज, ओके। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने किया बैचलर्स पाकिस्तान से, मैंने फिर यहाँ पर आकर किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर मैंने यहाँ पर आइल्स किया एंड आई हैव गॉट 9 आउट ऑफ 9, आइडियल केस लेके चल रहे हैं हम। फिर मैंने लिया यहाँ पर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। अब जो मेरा स्कोर बनेगा वो बनेगा 479, अच्छा, कट ऑफ इज 509। नाइस, तो 479 और 509 ये गैप जो, और अगर मैंने 1 साल का और एक्सपीरियंस हासिल कर लिया तो जो पहले मेरे पास 1 साल का वर्क था मेरे पास 2 साल का हो गया, मेरा स्कोर 479 से बढ़ के 13 स्कोर और ऐड हो गया। अगले साल मैंने 1 और साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, मेरे पास 13 स्कोर और आ गए। फॉर एग्जाम्पल सब करने कराने के बाद मेरा स्कोर कितना बना, 500 बन गया एग्जाम्पल के तौर पर। कट ऑफ इज स्टिल हाई 509। अब तो मेरे वर्क परमिट मेरा खत्म हो गया 3 साल में, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि कट ऑफ ही 509 है जी। तो अब जो यहाँ पर हैं दे हैव टू डू समथिंग, वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट दे कैन डू इज दे कैन आइदर लर्न फ्रेंच। अगर वो फ्रेंच हासिल कर लेंगे तो वो फ्रेंच स्ट्रीम में आ जाएंगे। फ्रेंच स्ट्रीम का कट ऑफ है 422, ये लास्ट जो रहा वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो आ जाएंगे
स्टेम का जो ड्रा हुआ है वो है 429, वो आ जाएंगे हेल्थ केयर का जो ड्रा हुआ है वो है 430। तो जी जब भी आप किसी प्रायोरिटी स्ट्रीम में आ जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा और आपको पीआर मिल सकती है। द बिगेस्ट थिंग जो कि आप खराब कर सकते हो वही आप कर सकते हो कि आप जनरल स्ट्रीम में रहो और वेट करो कि भाई आपकी पीआर हो जाए। दैट इज वेरी हार्ड इन हेयर। तो अच्छा अब अगर एक बंदा जो इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में है, ऑल ही और शी नीड्स टू डू इज किसी भी प्रायोरिटी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस हासिल करे, डायरेक्ट पीआर अप्लाई करे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कनाडा में 2 साल का वर्क करता हूँ और अपनी पीआर की फाइल लगाता हूँ, या 1 साल पाकिस्तान में काम करता हूँ 1 साल कनाडा में काम करता हूँ, तो जो वो बंदा जो बाद वाला है जिसके पास 1 साल पाकिस्तान का और 1 साल कनाडा का एक्सपीरियंस है, उसके पॉइंट्स मेरे से ज्यादा होंगे उस बंदे की कंपैरिजन में जिसके पास 2 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस है। ये सही चीजें कोई नहीं बताता आपको, किसी कंसल्टेंट ने कभी ये बात नहीं बताई। अब अगर अच्छा किसी बंदे को ये बात पता हो, डोंट यू थिंक कि आफ्टर डूइंग बैचलर्स वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद मास्टर अप्लाई करता, एग्जैक्टली क्योंकि उसको पता होता कि मैंने 1 साल पहले एक काम कर लिया, 1 साल कनाडा में करूंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, मेरा स्कोर तो वे हाई। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब अब पता लग रही हैं जब कुछ किया नहीं जा सकता। तो मेन पर्पज इज कि मतलब बच्चों को अगर ये बात पहले से पता हो देन दे कैन अप्लाई एंड वो पीआर ले सकते हैं। तो मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में भी लोगों को कहा कि गेटिंग पीआर इज वे इजियर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री देन अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं। जी बिल्कुल ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्ले द फैक्टर्स, जस्ट किसी प्रायोरिटी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस लें, डायरेक्ट पीआर अप्लाई करें, अनदर पीआर लैंड करें, सिंपल एज दैट। सही जैसे अगर कोई पाकिस्तान से डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी लेके आ जाता है कनाडा में, तो कनाडा के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिसके लिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है। एज अ न्यू कमर, एक नया बंदा बिल्कुल आ रहे लेट्स से फैमिली के साथ है, लेकिन तो फैमिली के साथ है, अगर तो न्यू कमर है तो पहले तो वो आके काम ये करेगा कि उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो तो उसको अपनी फुलफिल करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली फिर यहाँ पर वो आके जो ये है कि वो ट्राई करे कि वो देसी एम्प्लॉयज के पास काम ना करें, दे एक्सप्लॉइट योर राइट्स। यहाँ पर जो है अगर आपको एग्जांपल दो, यहाँ पर एक स्ट्रीम होती है उसे कहते हैं पीएनपी स्ट्रीम, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। उस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप पीआर की अपनी फाइल लगाते हैं, पीएनपी के थ्रू आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। जब आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो 600 पॉइंट्स ऐड होते हैं आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल में। लेकिन पीएनपी का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि पीएनपी जो है वो एम्प्लॉयर बेस्ड होती है। तो जब भी कोई चीज एम्प्लॉयर बेस्ड होती है तो एम्प्लॉयर कैन डू एनीथिंग विद यू। बिल्कुल अगर आप देसी एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे, ही और शी विल एक्सप्लॉइट योर राइट्स। उसको पता है कि ये भी देसी है, मैं भी देसी हूँ, तो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। जी यहाँ के बोर्न एंड रेज्ड जो देसी हैं दे आर प्रीटी गुड, दे आर हेल्पफुल। लेकिन अपने जो यहाँ पर देसी हैं वो वही काम कर रहे हैं जो वो पाकिस्तान में करते हैं। तो जी पहली चीज जो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम देसी पीपल एज मच एज यू कैन। उसके अलावा जो उनके साथ हुई है खुद के साथ, वो फिर आगे लोगों के साथ करते हैं, ऐसे भी वो होता आगे है। लोगों के साथ करते हैं, तो ये सर्कल फिर चलता रहता है। पर अगर आप लोग आ गए हैं तो इन लोगों के एटिकेट्स फॉलो करें। जॉब छोड़नी है तो उनको बता के छोड़ें। जी अगर आपने सिक लीव लेनी है तो उनको बता के करें। 2 नंबरी ना करें, काम के टाइम पे आप लोग काम करें। अगर किसी लाइन में आप लोग खड़े हैं तो थोड़े को अगले को गैप दें, उसकी प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखें। आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, तो जब तक पीछे वाला बंदा आ रहा है उसके लिए दरवाजा होल्ड करके रखें। दीज आर द थिंग्स जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी हैं, कोई भी बंदा सीख सकता है, बिल्कुल। दीज आर द कंपल्सरी थिंग्स। अगर आप इस तरह की जैसे बता रहे हैं कैम्ब्रिज के अंदर रह रहे हैं, तो कैम्ब्रिज के अंदर आपको मस्जिद का या हलाल फूड का या इस्लामिक स्कूल का इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इवन दो कि मेजोरिटी वहाँ पर जो लोग हैं वो वाइट कम्युनिटी रहती है। हाँ, होता है ऐसे कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इन एरियाज में, इन स्पेसिफिक चीजों को लेके। लेकिन मेरे एरिया जो है कैम्ब्रिज, जहाँ पर मस्जिद भी है, तकरीबन कोई 8 मिनट की ड्राइव है। नाइस। तो आपको हलाल चीज भी मिल जाती है, यहाँ पर हलाल शॉप्स भी हैं। देखें, जो वो 5% लोग हैं वो भी तो काम कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली उनके भी बिजनेसेस हैं, बिल्कुल। वो भी नमाज पढ़ते हैं। तो चीजें उतनी कॉमन नहीं है, बट स्टिल दे आर देयर। उसके अलावा जी आप ये बताएं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीआर पे डायरेक्टली आ रहे हैं, तो आपके पास थोड़ी बहुत जो है ना सपोर्ट अवेलेबल होती है गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती है। तो वहाँ अगर कनाडा में एक बंदा पीआर पे आ रहे हैं, तो उस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास कोई सपोर्ट वगैरह होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको गाइड करें या उनको थोड़ी सी हेल्प आउट करें सेटल होने में? स्टार्ट में थोड़ी सी हेल्प होती है आपकी, मतलब आप अपना चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो हेल्प आपको मिलती है वो आफ्टर टैक्स मिलती है।
फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ पर पूरा साल रहा और उसने इतनी इनकम नहीं की या थोड़ी सी इनकम की, तो वो उसकी बेस पे वो टैक्स फाइल कर देता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट को बताता है कि भाई मैंने पूरा साल इतनी इनकम अच्छी नहीं की, या मेरे पास इतने बच्चे और एक वाइफ है और मेरे पास अच्छा काम नहीं है। फिर वो जो है वो एड क्लेम करता है। वो एड जो है वो मतलब आप ले सकते हो, वो बुरी नहीं है वो वाली एड। वो एड इस तरह की कि वो आपके टैक्स की बेस पर आपको मिल रही है। सही। वो डेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक सर्टेन एज तक आपके बच्चों को ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, हेल्थ केयर आपकी फ्री है। तो नाइस। डिफरेंट यहाँ पर एड्स हैं जो आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो एंड यू आर अर्निंग 90,000 अ ईयर एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट भी आपको एड दे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा, हेल्थ केयर सिस्टम तो न्यू कैसा है? इंडिविजुअल्स के लिए सोसाइटी थोड़ी सी हेल्प करती है। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी वैसे इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हेल्थ केयर के बारे में बता रहे थे आप। तो ओवरऑल कैसे, आपने बताया था, मेंशन किया था कि आपको पूरी वो फाइल बनती है और उसमें काफी टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं। हेल्थ अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई हैड प्रीटी बैड एक्सपीरियंस। बैड इन अ सेंस मतलब मेरा जो है वो काफी, मेरी दर्द हो रही थी मेरी दाढ़ में, विजडम टीथ में। तो आई नीड टू गेट दैट रिमूव्ड, जो कि मुझे पता नहीं था कि मुझे रिमूव करवाना पड़ेगा। मुझे कभी दांत की कोई दर्द नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू डेंटल। और उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने चेक करना था, लेकिन जो मेन मसला था वो दर्द का था। तो उन्होंने कहा हम तब तक चेक नहीं कर सकते जब तक आपकी फाइल हमारे पास नहीं होगी। सही। तो दे हैव स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। तो पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेने में बड़ा मसला हुआ। अपॉइंटमेंट मुझे मिली ऑलमोस्ट कोई 2-3 महीने तक की। जब 2-3 महीने बाद मैं गया हूँ, उसके बाद उन्होंने मेरे जी एक्सरेज लिए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, जो उनकी फॉर्मेलिटीज सारी होती हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट बैड एट इट एज वेल। मतलब हाउ कैन यू चेक अ पर्सन और बाद में वो आपको लायबल कर दे किसी चीज का। एग्जैक्टली। तो आई गेस दैट्स देयर प्रोटोकॉल टू फॉलो, बट इट इज स्टिल समथिंग जो कि हमारे लिए बीइंग अ पेशेंट बुरी है। उन लोगों ने सारे काम किया, मेरे एक्सरेज लिए, सारा कुछ किया। फिर मेरी इंश्योरेंस की कंपनी को उन्होंने मेरी कोड सेंड की कि ये भाई इस बच्चे का इतना खर्चा आएगा इस काम का, तो आप पे करोगे? अगर करोगे तो हमें बताओ, हम काम स्टार्ट करें, अदरवाइज हम काम नहीं स्टार्ट कर रहे। अच्छा। उन्होंने मेरी इंश्योरेंस को वो जो जो फाइल सेंड की और उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे कवर। देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट डेट दी अपॉइंटमेंट की, ऑपरेशन की, मतलब सर्जरी की, दांत की रिमूवल की। और उन्होंने मुझे कहा कि आपके दोनों रिमूव होंगे। तो मैंने कहा यार दोनों मैं करवा लूंगा, तो मैं खाऊं पीऊंगा किस तरह? तो उन्होंने कहा कि फिर अब मैंने कहा यार मैंने सिर्फ एक करवाना है। लेकिन देखें इस तरह के डिसीजन बड़े टफ होते हैं। मतलब एक बंदा जो कभी डेंटल के पास नहीं गया है, वहां पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैंने क्या करना है। तो बाहर जब आप आते हैं तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। अब देखें आपको इतना अर्सा हो गया वहां पे, आई हैव बीन हियर ओनली फॉर लाइक 3 years। तो मुझे, मैं स्टिल I'm naive in some things। I still have to think कि मतलब क्या करना चाहिए। अब वहां पे पाकिस्तान भी मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स जो है वो सोए हुए हैं उस टाइम। मेरा कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात करूं कि इसका मैं क्या करूं। तो सम डिसीजंस यू हैव टू जस्ट डू इट। तो मैंने बस कहा, मैंने कहा मैं एक करवाऊंगा बस। और मैंने वो एक करवा लिया। और आई एम 26 एंड इन 26 years I've never felt that much of a pain जो कि पेन मुझे थी आफ्टर सर्जरी। बिकॉज कुछ मटेरियल वो लोग लगाते हैं, उसके बाद वो लोग दांत निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आपको कह देते हैं ठीक है अब घर जाओ। पेन किलर आपको लिख के दे देते हैं। अब आपने वो पेन किलर जानी और डिस्पेंसरी से लेनी है। वो ओवर द काउंटर वाली वो नहीं है, वो आपको लिख के प्रिस्क्राइब किए तो वो आपने प्रिस्क्रिप्शन देनी है और आपको मिलेगी। अब जब उसका जो उन्होंने जेल लगाई हुई होती है उसका इफेक्ट खत्म हो रहा होता है, और जब आपने पेन किलर लेनी है, जो उसका बीच का टाइम होता है ना, वो 1-1.5 घंटे का। और वो जो 1-1.5 घंटा गुजारना था ना मेरे लिए, मतलब I cannot even explain in words. I was literally crying in my car and there was this person and he knocked the car and he said, "Are you okay?" और मैं खुद ड्राइव करके गया हूँ, खुद ड्राइव करके आया हूँ। I had no one to take with me। एग्जैक्टली, ये भी इशू होता है। और मैं जिस तरह वो चला के आया हूँ, करता करता बचता बचाता और इधर उधर करता। तो मतलब you really have to grow your circle and you really need to do these few things। और आप लोग कहते हैं मतलब बाइक की जिंदगी is easy, it is not। Yes, you make money, yes, you do things which you otherwise can't in Pakistan, but there are some things which people neglect, which you have to keep in mind if you want to grow। तो मतलब ये हेल्थ का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो आप जब आएं, आते साथ अपनी फाइल्स बनवाएं, यहाँ पर इंश्योरेंस लें। यहाँ पर हेल्थ इज समथिंग यू रियली कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन। अब देखें अभी वी आर ओके, तो वी रियली कैन नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट हेल्थ कंसर्न्स। लेकिन जैसे ही कुछ होता है हमें पता लग जाता है हाँ भाई देयर इज अ मसला समवेयर। तो जब आए यहाँ पर अपनी फाइल्स वगैरह रेडी करवाएं, अपने पास देखें कायरोप्रैक्टर कहाँ पर है, मसाज थेरेपिस्ट कहाँ पर है, डेंटल कहाँ पर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहाँ पर है। पहले से आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा हाउसिंग मार्केट के बारे में बताएं। हाउसिंग का क्या कनाडा में कैसा है अब? क्या हाउस बहुत महंगे हैं यार यहाँ पर। हाउसिंग सोसाइटी जो है वो दैट इज द नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से ये इमिग्रेशन के सारे मसले हो रहे हैं। जो स्कोर हाई जा रहा है और जो बच्चों में या विजिटर्स को आने नहीं दे रहे या परमानेंट रेजिडेंट नहीं इतने लोग कर रहे,
तो ये जितने भी मसले हो रहे हैं ना, तो मेन जो पहली वजह है इसकी वो हाउसिंग है। मार्क मिलर जो है वो हमारे जो है वो मतलब मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं यहाँ कनाडा के, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मोस्टली डील करते हैं या कनाडा की एजुकेशन के बारे में डिफरेंट जो राय देते हैं वो देते हैं। तो उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि भाई हम जो है वो हाउसिंग महंगी होगी, तो इसलिए हम टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को परमानेंट नहीं कर रहे। तो मैं या कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या कोई भी एक कॉमन सेंस वाला बंदा, हर एक बंदा उनको ये रिकमेंड कर रहा है कि रादर देन getting more people from out of the country and giving them the permanent residency is not the solution. Solution is giving the permanent residency to the people who are already in Canada. जब ऑलरेडी पीपल जो कनाडा में हैं अब उनको परमानेंट करेंगे, तो हाउसिंग में तो वो पहले भी हाउस में ही रह रहे हैं ना, तो वो आपकी हाउसिंग को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इफ यू आर ब्रिंगिंग मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाउसिंग का क्रैश भी ना हो, दैट इज समथिंग आई डोंट नो व्हाई आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप जो एक एवरेज हाउस है 3 बेडरूम का, अगर आप हाउस देखते हैं लेट्स से सिटी सेंटर से 25-30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, तो उसकी क्या रेंट क्या होता है मंथली? रेंट जो है वो मैटर करता है कि आप सिटी से कितना दूर हैं और आप इंस्टीट्यूट्स के कितना पास हैं। इस तरह की जगहों पर अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो आई लिव इन कैम्ब्रिज, दैट इज ओके सिटी, बहुत डेवलप नहीं है या बहुत जो है वो आप कह दें कि अनडेवलप नहीं है। आई एम पेइंग ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, अपनी एग्जांपल नहीं देता, आपको रफ आइडिया देता हूँ, इस एरिया में जो लोग देते हैं वो $700 से $800 देते हैं पर मंथ। रूम का या पूरे घर का? ये एक मैं आपको एक रूम की बात बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपना रूम ले रहे हैं, ये अगर मैं अपने पूरे बेसमेंट की बात बताऊं, अगर आप लोग एक पूरा बेसमेंट ले रहे हैं जिसमें 3 सेपरेट रूम्स हैं, एक वॉशरूम है, एक किचन है, तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट लाइक $3,000 और $3,500 ऑन द टॉप ऑफ दैट। अगर आप यस कैनेडियन डॉलर्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप बाहर पार्किंग लेते हैं गाड़ी की, यू हैव टू पे मोर फॉर द पार्किंग सेपरेटली। अच्छा, तो दिस इज समथिंग। एंड और अगर यस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, रेंट्स आर वेरी वेरी हाई ओवर हियर। एंड अगर आप टोरंटो वाली साइड पर रहते हैं, टोरंटो इज सेम एज वी हैव इस्लामाबाद इन लाहौर इन पंजाब। तो टोरंटो अगर आप रहते हैं या आप मिसिसागा रहते हैं या आप मिल्टन रहते हैं, दैट $33,000 इज $45,000 to $5,000 ओवर देयर। अच्छा, तो आपकी एवरेज एक जो स्टूडेंट वीजा पे आके काम करते हैं, लेट्स से उसने एक रूम रेंट पे ले लिया $700 का, तो would he be able to afford from a part-time job to pay his fees, और उसके बाद वो अपने वो भी पे कर रहा है, साथ साथ रूम के रेंट्स वगैरह भी पे कर रहा है, अपने खर्चे भी उठा रहे हैं? देखें, मैं अगर अपने स्टूडेंट टाइम की बात करूं तो आई वाज अर्निंग ऑलमोस्ट $1,500 a month जी। एट दैट टाइम आई वाज पेइंग $500 जो है मैं रेंट दे रहा था कमरे का, एंड $500 में मेरे बाकी सारे खर्चे पूरे हुए थे, एंड आई वाज स्टिल एबल टू सेव $500 a month। सही, so okay, you can contribute towards the fees। यस, और अगर आप लोग एसडीएस पर आए हुए हैं तो यू डोंट नीड टू डू दैट एज वेल, बिकॉज एसडीएस में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं जो आपने पाकिस्तान से भेजे हुए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज वो पैसे आपको मिले, आप उसको अपने बैंक में जमा करते रहें और उसको पकड़ के आप अपनी फीस दे दें। फीस दे देते हैं, सही। तो ऑन द टॉप ऑफ दैट जो आप 500 सेव कर रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल सेविंग। तो अगर मैं एक बंदे की बात करूं जो कि स्टूडेंट पर है, अगर वो प्राइवेट रूम नहीं लेता, वो शेयर्ड रूम रह ले एंड वो शेयर्ड ग्रोसरी कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, ही कैन अफोर्ड हिज लिविंग। वो कुछ सेव भी कर सकता है, सेव नहीं भी कर रहा, इट्स ओके, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं जीआईसी के जिससे वो फीस दे सकता है। अब आई एम अर्निंग वे मोर देन माय स्टूडेंट लाइफ एंड आई एम स्टिल अनएबल टू सेव एनीथिंग बिकॉज मैंने अपने एक्सपेंसेस खुद बढ़ा लिए हुए हैं। ये एक ह्यूमन साइकी है। द मोर यू गेट, आपके पास होता है कि यस आई हैव एंड आई कैन स्पेंड। जी बिल्कुल। जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन दैट यू हैव टू। दिस इज द थिंग, राइट? तो या जी, तो अगर आप लेट्स से फैमिली के साथ उधर रहते हैं एंड आपकी 3,000-3,500 प्लस पार्किंग, वो मिला के आप बिटवीन $3,000 और $4,000 अगर आप सिर्फ रेंट का दे रहे हैं, तो आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, सो हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर पर्सन टू अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ रेंट? और उसके बाद फिर आपके बिल्स, आपकी बच्चों की फीस है, ग्रोसरीज हैं, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो लोग ये इसलिए करते हैं ना कि लोग फिर रेंट पे लेते नहीं है, लोग मॉर्गेज वाली तरफ चले जाते हैं। व्हाट दे डू इज वो थोड़ी सी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर बिल्ड करते हैं और वो मॉर्गेज दे देते हैं। मॉर्गेज भी इतना ही जा रहा है, 4,000-4,500 तक मॉर्गेज आता है जी। स्टार्ट में वो किसी से पैसे पकड़ लेते हैं और उसकी बेस पर वो लोग घर ले लेते हैं अपना। अब घर ले लिया तो घर में अब क्या, अगर ऊपर वाले अपने लैंडलॉर्ड्स की एग्जांपल दूं आपको, तो व्हाट दे डू इज दे गिव 4,500 इन मॉर्गेज
अब जी अगर उनके हस्बैंड 5,000 फॉर एग्जांपल अगर अर्न कर रहे हैं तो ऑन द टॉप ऑफ दैट वो 2,000 हमसे भी तो ले रहे हैं ना, क्योंकि जी हम उनके टेनेंट्स हैं। तो जी 5 अगर वो कमा रहे हैं, 2 हमसे ले लिया, तो उनकी तो मंथली इनकम 7,000 हो गई। तो अब जी अगर वो कोई सेव नहीं भी कर रहे तो उनका गुजारा तो सुकून से हो रहा है ना, गुजारा हो रहा है बिकॉज ठीक। मॉर्गेज 4500 निकल गई और बाकी के जो ऊपर के पैसे हैं वो उनसे उनका खर्चा चल गया। या अगर जी बहुत टाइट आप करो तो 500 200 300 कुछ आपने सेव कर लिया। जी पर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करूं या उस बच्चे की बात करूं जो मतलब 4,000 4500 कमा रहा है, तो उसको तो कभी भी पूरे बेसमेंट की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। तो उसको तो 3,000 3500 की टेंशन है ही नहीं, उसको तो टेंशन होनी है 500 या 600 या मैक्सिमम 700 या मैक्सिमम $1,000 की जो उसने रेंट देना है। सही। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स के मतलब अगर आपकी पूरी फैमिली है यू ऑलवेज गो फॉर द हाउस, मतलब यू स्टूडेंट बिकॉज इट्स इंटरेस्ट बेस्ड। जी लेकिन अगर आप यूं जा रहे हो तो, और सही। अगर आप इस तरह नहीं भी कर रहे तो स्टिल देयर आर ऑप्शंस कि आप रेंट पर लेते हो। 3,000 3500 में अगर आपका पूरा घर लिया है तो यहाँ पर यू हैव टू वर्क लाइक सेवरल जॉब्स ऑन द टॉप ऑफ दैट। आपकी वाइफ भी काम कर रही है, आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं, जी एंड यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स एंड यू आर डूइंग ओवर टाइम एंड यू आर डूइंग एनीथिंग एवरीथिंग। सो और जो वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो पब्लिक स्कूल फ्री होते हैं या उनकी भी फीस होती है, या इस्लामिक स्कूल के ऑप्शंस हैं उधर? इस्लामिक स्कूल के ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी करती है। स्टिल उसे कहते हैं ओसैप, OSAP। गवर्नमेंट जो है वो एड प्रोग्राम होता है, उसमें ये होता है कि आप गवर्नमेंट से लोन लेते हो फिर आप गवर्नमेंट को वापस करते हो। देयर आर स्टिल सम ऑप्शंस, कुछ में वो गवर्नमेंट जो है वो आपको लोन माफ कर देती है। और उसके अलावा लेकिन जो मतलब पब्लिक स्कूल हैं वो फ्री होते हैं बच्चों के लिए, या वो? पब्लिक स्कूल यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है, लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट आई गेस, कोई सेकेंडरी लेवल या कुछ लेवल तक फ्री है, उसके बाद यू हैव टू पे बाय फ्रॉम योर ओके पॉकेट। ठीक। लेकिन सही। स्टिल बहुत सी ऑप्शन है। इफ यू आर अ शाइनिंग स्टार, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, हम्म। गवर्नमेंट एड करती है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपको, या कभी कभी आपकी पूरी फीस माफ हो जाती है। सही। तो दीज आर द ऑप्शंस एज वेल। इवन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर आर मेनी ऑप्शंस। आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप जो है वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। अब अगर मैं कोप की एग्जांपल आपको दूं तो एक वो बच्चा जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको कोप मिल जाए, तो कोप में आप फुल टाइम काम करते हैं। यू डोंट नीड टू वर्क 20 आवर्स। लाइक फॉर दैट वन सेमेस्टर आई हैव वर्क 40-45 आवर्स एट दैट टाइम। तो एक सारे बच्चे जो मेरी एज के, मेरे बैच के, जी। जो किसी और कॉलेजेस में थे जिनके पास स्कोप नहीं था, दे वर वर्किंग लेस आवर्स, 20 आवर 25 आवर्स, एंड आई वाज वर्किंग 45 आवर्स। तो जी मतलब दीज आर द ऑप्शंस वन शुड एक्सप्लोर कि कोप वाले प्रोग्राम में किस तरह जाना है ताकि वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जी। I think that's all I had to ask. Okay. उसके अलावा अगर आप में से किसी ने कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप शेरिया भाई के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पढ़ी हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। और अगर आप कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझे या शेरिया भाई को रीच आउट कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, एंड विल ट्राई एंड गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।